हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम इनकम टैक्स की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 में हमने चार्जिंग सेक्शन 15 के बारे में ये सभी बेसिक्स कवर किए थे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और आपकी एरियर ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी जिस साल आपको रिसीव हो जाएगी। और हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलता है कि सैलरी अगर एक बार आपकी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो उसे आप दोबारा से ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल मत करना। और सैलरी अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को मिलती है तो वो सैलरी हेड में ना आगे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। और इनका मतलब क्या है अभी हम आराम से क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेसिकली सेक्शन 15 में सिर्फ इतनी ही बातें लिखी हुई हैं। आई होप आपने इसको रिवाइज किया होगा लास्ट वीडियो से। और अब हम इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम हमारे सेक्शन 17 की तरफ पहले चलेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर 15 ये दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 16 डिडक्शंस का है और सेक्शन नंबर 17 अलाउंसेस और परक्विजिट्स का है। अगर हम सेक्शन नंबर 16 को अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि 15 है, अगर हम सीरीज वाइज चलें सेक्शन 16 को अभी स्टार्ट करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि सेक्शन 16 है डिडक्शंस का, और डिडक्शंस जो है तभी आ सकती है जब आपको सैलरी निकालनी आती हो। तो सेक्शन 17 हम पहले कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 17 से पहले हम सैलरी निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम हमारे डिडक्शंस के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया आपके लिए ताकि आपको ये जितनी भी कंसेप्ट लिखे हुए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम हमारे सेक्शन 17 की तरफ मूव ऑन करेंगे, बट पहले हम अपना एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, वेट सेकेंड। लुक, सी, मिस्टर ए एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। कोई हमारे मिस्टर ए एक एम्प्लॉय हैं और वो एबीसी लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं और उनको ऑफर सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, वो 20,000 रुपये महीने के सैलरी पे काम कर रहे हैं 1/4/2018 से। एंड इन द ईयर ऑफ 1819 मीन्स प्रीवियस ईयर 1819 मिस्टर ए ने एडवांस सैलरी ली है 2 महीने की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 एंड मई 2019 मीन्स प्रीवियस ईयर 1819 की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 1819 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक चलता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 1819 में उसने क्या किया, अप्रैल 2019 और मई 2019 की सैलरी एडवांस में ले ली। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स की सैलरी उसने इसी साल एडवांस में ले ली है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एंड इन द ईयर 2019-20 और ईयर प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसने जो सैलरी है मार्च महीने की वो उसे पे की गई थी अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में। मीन्स मार्च महीने की सैलरी जो प्रीवियस ईयर आपका 1920 था, जो 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक था, उसकी जो सैलरी थी उसमें जो मार्च महीने की सैलरी थी वो उसे अगले साल के अप्रैल 2020 में दी गई। ओके, ऑन मार्च 2021 में मिस्टर ए ने टुक एडवांस अगेंस्ट सैलरी, उन्होंने एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया। वर्ड पे फोकस करना, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस सैलरी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, उन्होंने एडवांस अगेंस्ट सैलरी ली अप्रैल 2021 की, और कब ली उन्होंने, मार्च 2021 में। मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में उन्होंने अगले प्रीवियस ईयर की 1 महीने की कह सकते हो सैलरी एडवांस में ले ली। ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ सैलरी एडवांस में नहीं ली, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। दिखने में लग रहा है कि ये एडवांस सैलरी है बट ये एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, और मैं आपको बताऊँगा इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूट करनी है टैक्सेबल सैलरी प्रीवियस ईयर 1819 के लिए, 1920 के लिए और 2021 के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सेक्शन नंबर 15 जो आपका चार्जिंग सेक्शन है उसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। तो वो सारे कंसेप्ट मैं एक बार आपको करवा देता हूँ और आपको सेक्शन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम इसे सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 1819
देखिए हम क्वेश्चन में हमें 3 प्रीवियस ईयर की सैलरी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 18-19 के लिए निकाल के दिखाओ, 19-20 और 20-21 तीनों प्रीवियस ईयर के लिए आप सैलरी निकाल के दिखाओ। तो हम कंप्यूट कर रहे हैं पहले प्रीवियस ईयर 18-19 की। क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए एम्प्लॉय था एबीसी लिमिटेड का और उनको सैलरी मिलती थी 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 1/4/2018 से मिल रही है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है 18-19। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये था अपने पास 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो ये प्रीवियस ईयर 18-19 है हमारे पास, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास 12 मंथ्स और उसने 1/4/2018 को ही एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया था। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर की जो सैलरी बनती है प्रीवियस ईयर 18-19 में, जो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगी, मेरे पास ध्यान सुनना, जितना उसने अर्न किया, उसने प्रीवियस ईयर 18-19 में सारे महीने काम किया, इसका मतलब सैलरी ड्यू हो चुकी थी। तो हम सैलरी टैक्सेबल करेंगे प्रीवियस ईयर 18-19 की ड्यू बेसिस पर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे सैलरी ड्यू हो गई है तो हम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल करेंगे। अगर इन महीनों की सैलरी अगर उसको बाद में मिलती, मान के चलो कमा ली लेकिन सैलरी बाद में मिलती, तो भी हम टैक्सेबल ड्यू बेस पे करते हैं, क्योंकि ड्यू और मान के चलो रिसीव अगले साल होती तो रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू हो चुकी है तो टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस पर। तो हम प्रीवियस ईयर 18-19 में इसकी सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी, 20,000 रुपीज़ पर मंथ पे वो एम्प्लॉय था और 12 महीने के हिसाब से उसने काम किया, तो 2,40,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी जो ड्यू बेसिस पर पूरे 18-19 की जो टैक्सेबल होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एंड इन द ईयर 18-19 Mr. X took advance salary of 2 months for the month of April 2019 and May 2019। अब देखिए अगर हम इसके आगे चलें, मार्च, देन अप्रैल एंड देन मई, ओके, ये अप्रैल 2019 है और ये मई 2019 है और ये हमारे कवर होते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये 2 महीने हमारे पास अगले साल के हैं, इसका मतलब इन दोनों महीनों की जो सैलरी है वो अगले साल में टैक्सेबल होनी थी, पर उसने क्या किया, इन 2 महीनों की जो सैलरी है वो इसने इसी साल के मार्च में रिसीव कर ली। मतलब ये जो 2 महीनों की सैलरी है ये इसने यहाँ मार्च में रिसीव कर ली। तो सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू हो रही है यहाँ क्योंकि वो काम जो है सैलरी को अर्न करने के लिए काम यहाँ इन 2 महीनों को यहाँ पे अर्न करेगा, सैलरी यहाँ पे अर्न करेगा, मतलब ड्यू होगी यहाँ, पर उसने अर्न करने से पहले एडवांस में रिसीव कर ली तो इसका मतलब रिसीव होगी यहाँ। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो इसका मतलब जो ये 2 महीनों की सैलरी है जो टैक्सेबल होनी थी प्रीवियस ईयर 19-20 में, मतलब अगले साल जो टैक्सेबल होनी थी वो टैक्सेबल हो जाएगी इसी सालों में, इसी साल के मार्च महीने में रिसीव हो गई उसे, तो इसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी। अब ऐसे याद रख लिए, अगर एडवांस सैलरी ली है ना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक बात है, अगर सैलरी एडवांस में ले ली ना, बस एडवांस में टैक्स लगा देना बस, क्योंकि उसमें ड्यू बाद में हो रही है, रिसीव पहले हो रही है, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 20,000 इंटू में 2, क्योंकि 2 महीने की सैलरी उसने एडवांस में ले ली तो इसे बोलेंगे 40,000। तो हम बात करेंगे टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 में जो सैलरी टैक्सेबल होगी वो हो जाएगी 2,80,000 रुपीज़। और एक बात याद रखिए, इनमें से कुछ डिडक्शन मिलती हैं, वो डिडक्शंस को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया। देखिए हम सीखेंगे कि क्या चीज़ क्या है, कैसे होती है डिडक्शन, पर अभी मैंने उस डिडक्शन को इसमें कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 18-19 में डिडक्शंस वगैरह लेने से पहले जो उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी वो 2,80,000 की होगी। और इनकम मैं कह रहा हूँ इसका मतलब सिर्फ सैलरी, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कोई DA अलाउंस पर कुछ भी नहीं जोड़ा है, मैं सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद computation of salary income of Mr. A for previous year
1920। देखिए अभी हमने जो कैलकुलेट की वो प्रीवियस ईयर 18-19 की थी, अब हम प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये मैं आपके लिए सामने प्रीवियस ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये प्रीवियस ईयर 1920 है हमारा। 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 को ये हमारा ईयर ख़त्म होएगा। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन 2 महीनों को थोड़ा सा अलग करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? समझ रहे हो मैंने अलग क्यों किया है? क्योंकि इन 2 महीनों की सैलरी प्रीवियस ईयर 18-19 में मैं रिसीव कर चुका हूँ। याद है ना सभी को? इन 2 महीनों की सैलरी प्रीवियस ईयर में रिसीव कर चुका हूँ। ये देखिए इन 2 महीनों की सैलरी प्रीवियस ईयर में रिसीव कर चुका हूँ और मैं प्रीवियस ईयर में टैक्स दे चुका हूँ, तो दोबारा टैक्स अगले साल में क्यों दूंगा? तो मैं कह सकता हूँ इन 2 महीनों को अलग ही कर देते हैं। तो बाकी कितने बचे? अब बचे सिर्फ 10 महीने। अब देखिए बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ इंटू में 10 विच गिव्स अस 2 लाख रुपीज़। क्योंकि 12 महीने की सैलरी इस बार क्यों टैक्सेबल नहीं की? क्योंकि 2 महीनों की सैलरी पे आप पिछले साल टैक्स दे चुके हो एडवांस बेसिस पर। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 15 ने क्या कहा था याद है ना? कि एक बार सैलरी रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल कर दी तो उसे दोबारा ड्यू बेसिस पर टैक्स मत कर देना। इस पे आप टैक्स प्रीवियस ईयर में दे चुके हो तो दोबारा इस प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं दोगे। ठीक है, ओके। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस ईयर के बारे में क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा है या नहीं। बेसिक तो यही टैक्सेबल होगी 10 महीनों की, क्योंकि ये वाली सैलरी आप पहले टैक्स दे चुके हो पिछले साल में एडवांस की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? प्रीवियस ईयर है हमारा 1920। 1920 के बारे में कुछ और लिखा है तो देखते हैं। ओके, एंड इन द ईयर 2019-20 सैलरी ऑफ मार्च मंथ इज पेड इन अप्रैल 2020। अब देखिए जो ये मार्च महीने की जो सैलरी है ना, जो ये मार्च महीने की सैलरी, ये सैलरी पे की गई अगले साल के अप्रैल में। ये मार्च महीने की सैलरी अगले साल के अप्रैल में, ये साल यहाँ पे खत्म हो जाता है 31 मार्च को। अब अगला जो महीना आएगा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो ये कह रहा है कि मार्च महीने की जो सैलरी है वो अप्रैल में पे की गई। तो एक बात बताओ मेरे को, ड्यू कहाँ हुई थी? ये हुई थी ड्यू, ये हुई है रिसीव। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। बताओ इन दोनों में से रिसीव और ड्यू पहले क्या हो रहा है? पहले ड्यू हो रहा है, तो हम इसको टैक्स ड्यू बेसिस पर ही लगाएंगे। तो इसका मतलब जो मार्च महीने की सैलरी है इसी साल टैक्सेबल होगी। ये ऐसा नहीं है कि अगले साल टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे ड्यू पहले हो रहा है तो ये टैक्सेबल इस साल में ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस साल जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगी वो हमारे पास निकलेगी सैलरी टैक्सेबल, वो निकलेगी 2 लाख रुपीज़ की। एंड अगेन मैं दोबारा से इस बात को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसमें अभी हमने सेक्शन 16 की डिडक्शंस को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, ओके। अब हम दोबारा देखते हैं सी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 2021। अब देखिए 2021 में कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या मैं 2021 एक बार ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे? ये देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, 1/4/2020 से ये ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 में ये ईयर एंड होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा है पहले वो देखते हैं। अब देखिए मिस्टर ए टुक एडवांस अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, उसने मार्च 2021 में क्या किया? अच्छा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इस साल का जो है मार्च 2021 है ना, और ये अप्रैल अगले साल का जो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल है, इसकी जो अप्रैल की जो सैलरी बनती थी ना, उसके अगेंस्ट में एडवांस लिया मार्च में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक तो होता है एडवांस और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अगर क्वेश्चन में दिया हो एडवांस तो वो होता है नॉर्मल एडवांस, पर अगर क्वेश्चन में दिया है एडवांस अगेंस्ट सैलरी तो वो एडवांस ना होके वो होता है लोन। याद रखिएगा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता रिसीव बेसिस पर। एडवांस अगेंस्ट सैलरी एडवांस नहीं होता, वो होता है लोन, याद रखिएगा। और एडवांस जो होता है वो होता है नॉर्मल एडवांस। क्वेश्चन में अगर आपको दो बात लिखी हो, एक तो होता है एडवांस, वो होता है नॉर्मल एडवांस, और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया है वो एडवांस नहीं होता, वो होता है लोन। ये बात दिमाग में रखिएगा कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी होता है लोन, वो एडवांस नहीं होता और वो टैक्सेबल नहीं होता है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता है, रिसीव बेसिस पर एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो जो अप्रैल महीने का जो एडवांस आपने मार्च में नहीं लिया, एडवांस नहीं एडवांस अगेंस्ट सैलरी, जो आपने अप्रैल महीने का जो इस मार्च में एडवांस अगेंस्ट सैलरी ले, ये टैक्सेबल नहीं होगा इस साल। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी बेसिक सैलरी है वो वही 20,000 पर मंथ रहने वाली है। तो इसे मैं बोलूँगा 2,40,000, ठीक है। और कोई एडवांस दिया हो तो वो जोड़ेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे एडवांस सैलरी कुछ भी नहीं है। एडवांस सैलरी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया, और एडवांस अगेंस्ट सैलरी एडवांस सैलरी नहीं होता, वो लोन होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा रिसीव बेसिस पर, याद रखना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये होगी टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी जो निकल के आएगी वो आएगी 2,40,000, जो प्रीवियस ईयर 2021 में टैक्सेबल होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ है। सेक्शन नंबर 15 में जो भी बात लिखी थी वो सारी बात इस क्वेश्चन में कवर की हुई है, ठीक है, ओके। अब एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारा कंसेप्ट है एरियर ऑफ सैलरी। मैं आपको एरियर ऑफ सैलरी भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एरियर ऑफ सैलरी का क्या मतलब है? एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ हर साल है, 20,000 पर मंथ है। इस साल प्रीवियस ईयर 20 और 21 में एम्प्लॉयर ने, मान के चलो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको कहा कि एक काम करो, आपकी सैलरी 20,000 से बढ़ाकर हम 22,000 कर रहे हैं, हम आपकी सैलरी 22,000 कर रहे हैं इस साल। मैंने कहा तो मैं तो कहता, आप एम्प्लॉय होंगे तो आप कहते हो कि बढ़िया बात है कि आपने 22,000 रुपये सैलरी की। तो अब एक बात बताओ मेरे को, जो ये 22,000 सैलरी इस साल, तो चलो 22,000 रुपीज़ पे मैं टैक्स दे दूंगा क्योंकि इस साल मेरे को मिलेगी भी 22,000, ठीक है। सर एम्प्लॉयर ने 1/4/2020 को कहा कि इस साल की जो सैलरी है वो आप 20,000 ना लेके 22,000 लीजिए हमसे, हम आपकी सैलरी 22 कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो इस साल तो मैं 22,000 रुपये के हिसाब से टैक्स दूंगा, ठीक है। ये मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहीं सोचो कि इस क्वेश्चन में मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं, नया कंसेप्ट है एरियर ऑफ सैलरी का, ठीक है। एम्प्लॉयर कह रहा है कि इस साल आप 22,000 रुपीज़ लो, मैं कहता हूँ ठीक है 22,000 ली, पर एम्प्लॉयर साथ के साथ एक कंडीशन डाल रहा है कि जो 22,000, ये जो 2,000 रुपीज़ हमने सैलरी बढ़ाई है ना आपकी, ये पिछले साल की भी बढ़ाई है, मतलब हमने प्रीवियस ईयर 1920 से बढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी 1920 में 20,000 थी, आप 20,000 ले चुके हो, 20,000 के हिसाब से टैक्स भी दे चुके हो। एम्प्लॉयर कहता है कि अब से आपकी सैलरी 22,000 है, बट पिछले साल भी जो आपकी 20,000 थी ना, उसको भी हम 22,000 कर रहे हैं अब। तो इसका मतलब पिछले साल मेरे को 20,000 के हिसाब से मैंने टैक्स दिया और मेरे को रिसीव भी 20,000 हुए, पर इस जो मेरी सैलरी 22,000 की गई, तो इसके जो बचे हुए 2,000 है उस पर मैंने अभी तक टैक्स नहीं दिया, और 2,000 रुपीज़ जो बचे वो अभी तक मैंने रिसीव भी नहीं किए, क्योंकि पिछले साल में तो मेरे को दिए ही नहीं होंगे। इस साल ही कहा है कि पिछले साल की सैलरी भी हम 22,000 कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस साल जो टैक्स दूंगा वो कितने पे दूंगा? एक तो मैं दूंगा 22,000 इंटू में 12, ठीक है, 22,000 रुपये पूरे साल के, ये 12 महीने के होगी, प्लस जो पिछले साल 22 मिलने थे सिर्फ 20 मिले, 2,000 कम मिले, और उस सैलरी के 2,000 रुपये मुझे एम्प्लॉयर अब दे रहे हैं।
तो जो 2000 रुपीज़ पर मंथ है ना, ये 2000 जो पिछले साल नहीं मिला था, अब ये मिला है मेरे को, तो ये इस साल टैक्सेबल होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये पॉइंट पढ़िए, एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अब देखिए, एरियर ऑफ सैलरी 20,000 मिलना 20 था, तो सॉरी 20,000 मिलना 22 था। एरियर ऑफ सैलरी 2000 रुपीज़, एरियर ऑफ सैलरी इस साल की टैक्सेबल होगी उस साल में जिस साल रिसीव हो जाएगी, इस साल मिली है। एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी उस साल में जिस साल आपको मिली है, इस साल मिली है तो इस साल टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है एरियर ऑफ सैलरी का। इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सैलरी आपकी बढ़ा दी गई पीछे से और वो पिछले सालों में मिली नहीं होगी, और जो सैलरी कम मिली वो अब आपको इस साल मिली होगी, और जितनी सैलरी इस साल मिली है वो टैक्सेबल होगी उस साल में जिस साल में आपको रिसीव हो जाएगी, जितनी मतलब बढ़ाई गई है। ठीक है, उतनी जिस साल आपको मिलेगी उस साल टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट था सैलरी में एरियर ऑफ सैलरी का। ठीक है, अब हमारे पास हम पहले उससे पहले कि हम अलाउंसेस और परक्विजिट की साइड बढ़े, हम थोड़ा बहुत बुक से जो बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं वो रीड कर लेते हैं, और उसके बाद हम हमारे अलाउंसेस और परक्विजिट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ईजी पार्ट है। बस थोड़ा सा लेंथी है पर लेकिन पार्ट बिल्कुल ईजी रहेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बुक से रीडिंग करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। अब देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं सैलरी के रिगार्डिंग। आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सैलरी में एवरी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ सर्वेंट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज इसको मैनेज कीजिएगा। Every kind of remuneration of every kind of servant, public or private, and however highly or lowly placed he may be, is covered under the scope of the terms used in the Income Tax Act. It means that for the purpose of Income Tax Act, there is no distinction between the wage of laborer and salaries of high official. आप याद रखिएगा, एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे को भी जो पैसा मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में आएगा, और एक जो टॉप मैनेजमेंट पे जो बंदा काम कर रहा है उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी सैलरी हेड में ही आएगा। आगे देखिए, फॉरेन सैलरी एंड पेंशन, आपको कोई भी सैलरी या कोई भी पेंशन आपको रिसीव होती है फॉरेन गवर्नमेंट से, वो टैक्सेबल होगी सैलरीज में। मतलब आपने किसी, मान के चलो आप किसी फॉरेन में किसी गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, तो कोई भी आपको सैलरी या पेंशन फॉरेन की गवर्नमेंट से, विदेश की गवर्नमेंट से आपको कुछ भी रिसीव होता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए तो ही इनकम सैलरी हेड में आएगी, वरना सैलरी हेड में नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, एवरी सर्वेंट इज एन एम्प्लॉई बट एन एजेंट मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई। जो कंपनी का जो सर्वेंट होता है, जिसको एम्प्लॉयर ने एक बार कुछ बोल दिया तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, तो वो हो गया सर्वेंट। हर सर्वेंट एम्प्लॉई है, बट जो एजेंट है वो एम्प्लॉई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने LIC के एजेंट्स देखे? अब एक बात बताओ मेरे को, LIC के जो एजेंट है वो कंपनी के एम्प्लॉई है या नहीं? जो LIC के एजेंट्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉई है या नहीं? नहीं। LIC के जो एजेंट है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। एजेंट मतलब ऐसा बंदा जिसको कोई ऐसा काम दिया हो कि वो अपनी मर्जी से करना चाहे तो कर सकता है। LIC के जो एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करना। अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं करेंगे तो उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा, सेल करेंगे तो कमीशन मिल जाएगा। उनके ऊपर कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना कि तुम्हें कि ये काम करना ही पड़ेगा। अगर उनके ऊपर है वो एजेंट अगर करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो एजेंट होते हैं वो एम्प्लॉई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये कंडीशन डाल दी जाए कि अगर आप इतनी LIC नहीं बेचेंगे तो हम आपकी LIC की जो आपकी एजेंसी की जो मेंबरशिप है वगैरह वो रद्द कर देंगे, तो वो हो गया एम्प्लॉई कि उसे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ भी क्लोज नहीं है, वो करना चाहे तो करे, हमारी LIC की पॉलिसी बेचना चाहे तो बेचे वरना ना बेचे, ठीक है, पर वो एजेंट है तो हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ओके,
इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी में अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय है। होल टाइम मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में हर टाइम वो रहता ही है, वो होगा कंपनी का एम्प्लॉय। पर ऐसा कोई डायरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ सीटिंग फीस लेता है अपनी, मतलब वो सिर्फ आता है, मीटिंग अटेंड करता है, अपने पैसे लेता है बैठने के और चला जाता है, तो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। एक बात बताता हूँ आपको, अब सुनो कि अगर मान के चलो आप किसी कंपनी में एज अ प्रोफेशनल अपॉइंट होते हो, आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, आप कंपनी के अगर ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, वहाँ से जो भी पैसा मिलेगा आपको वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होके वो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। आपने मान के चलो, हमारे पास दो तरह की ऑडिट है, हमारे पास एक है इंटरनल ऑडिट और एक है हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब आप मान के चलो कि इनकम टैक्स की ऑडिट है, अगर इनकम टैक्स की ऑडिट करने के लिए बाहर से ऑडिटर आता है तो उसको जो भी हम पैसे देंगे वो उसकी पीजीबीपी की इनकम है, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ ऑडिट करेगा और चला जाएगा, तो वो पीजीबीपी की इनकम है उसकी, जो भी हम उसे पेमेंट करेंगे। पर अगर हमने हमारा ही कोई इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, मैनेजमेंट ने ही कोई इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, वो भी प्रोफेशनल है, सीए सीएस सीएमए कुछ भी हो सकता है, उसे जो पेमेंट की जा रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी उसकी, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, वो यही डिफरेंस बताया सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में। जो आप प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हो वो पीजीबीपी की इनकम है, और जो सैलरी अर्न करते हो वो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं तो ही सैलरी हेड में आएगी, और अगर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी इनकम पीजीबीपी में जाएगी। ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी से कुछ भी मिल जाए तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है। मान के चलो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया, तो वो मान के चलो आपकी उस दिन जो है आपका बर्थडे था, एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट किया 1000 रुपये, मान के चलो एम्प्लॉयर ने आपको 1000 रुपये गिफ्ट किया, तो वो जो गिफ्ट 1000 रुपये की है वो आपकी सैलरी हेड में आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिल जाए तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। पर मान के चलो 1000 रुपये ही एम्प्लॉयर जो था उसकी वाइफ ने भी आपको गिफ्ट कर दिया, अगर उसकी वाइफ ने आपको गिफ्ट किया तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप और उसकी जो एम्प्लॉयर की वाइफ है उन वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में नहीं है, तो जो भी उससे मिलेगा एम्प्लॉयर की वाइफ ने आपको जो गिफ्ट किया वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो आपको जो भी पैसा मिले वो एम्प्लॉयर से ही मिलना चाहिए, तो ही सैलरी हेड में आएगा। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिलता है तो वो सैलरी हेड में ना आके अदर सोर्स में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा, एज द केस में भी। ओके। पेमेंट मेड आफ्टर सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक बात याद रखिएगा, अगर मान के चलो आपने 40,000 रुपये एम्प्लॉयर से लेने थे और आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब आपने नौकरी छोड़ दी और एम्प्लॉयर ने आपको वो पैसा नौकरी छोड़ने के बाद दिया, तो जब एम्प्लॉयर ने आपको वो पैसा नौकरी छोड़ने के बाद दिया उस टाइम आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं था, पर लेकिन जब आपने वो अर्निंग की तब आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था। तो इसका मतलब जब आपने कोई पैसा अर्न किया, किसी के यहाँ पे काम किया, पर लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी और कोई पैसा जो पेंडिंग था पहले मिलना अब आपको मिल रहा है, तो वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होएगा, चाहे आपके बीच में अब एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहा हो चाहे ना। ठीक है। एक बार एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई उसके बाद कुछ भी पैसा मिलता है वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। आगे लिखा है पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और टू द विडो और लीगल हियर्स। अगर याद रखिए, अगर आपका एम्प्लॉय की डेथ हो जाए काम करने के दौरान, या फिर एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाए और उसकी वजह से एम्प्लॉयर उसे कोई कंपनसेशन दे, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स को कोई कंपनसेशन दे, तो जो वो कंपनसेशन देगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होकर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए। लमसम पेमेंट मेड, ये होता है ग्रेचुअसली, मतलब कुछ ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की तरफ, और बाय वे ऑफ कंपनसेशन और अदरवाइज टू द विडो और अदर लीगल हियर्स ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज टिल इन एक्टिव सर्विस विल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स को या फिर उसके लीगल हियर्स को कुछ भी पैसा दिया जाए तो वो एग्जाम्प्ट होता है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल मत कर देना, वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट इज टैक्सेबल एज सैलरी। अगर एम्प्लॉय को पेंशन रिसीव होती है
रिटायरमेंट के बाद वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद उसे अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। एप्लीकेशन ऑफ सैलरी वॉलेंट्री फॉरगोइंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट हमारे पास है सरेंडर ऑफ सैलरी और एक कंसेप्ट है हमारे पास में फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। दो कंसेप्ट हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी एंड फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। अगर आपने अपनी सैलरी सरेंडर की है, सरेंडर का मतलब होता है आपने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, उसके सामने रख दी कि ये मेरी सैलरी है, आप रख लो। समझ रहे हो? एम्प्लॉयर ने अगर अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर ने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी तो वो टैक्सेबल नहीं होती। पर लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने अपनी सैलरी फोरगोन कर दी, मतलब एम्प्लॉयर, ऐसे समझ लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ। एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तुझे मार्च महीने की सैलरी नहीं देता, तू निकल जा बस। एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है, मुझे तुझसे चाहिए भी नहीं, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, दोनों ने अपने घमंड में बोल दिया कि वो कहता है कि मैं तेरे को दूंगा नहीं, और एम्प्लॉय ने बोल दिया मेरे को तेरे से लेनी भी नहीं है। तो एक बात बताओ, अब एम्प्लॉय ने वो सैलरी ली तो नहीं, तो क्या वो सैलरी टैक्सेबल होगी? वो सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। इसे हम बोलते हैं वॉलेंटरली फॉरगोन, कि बंदे ने, एम्प्लॉय ने खुद से ही वो सैलरी छोड़ दी। अगर एम्प्लॉय ने वो सैलरी छोड़ दी तो जो सैलरी है वो माना जाएगा कि वो सैलरी उसने लगा दी, वो सैलरी उसने खर्च कर दी। ठीक है, वो सैलरी टैक्सेबल होगी। दो कंसेप्ट है, सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होती। और हमारे पास एक है फॉरगोन ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब आप मान के चलो 12 महीने की सैलरी थी, 2 महीने की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी तो 10 महीने की सैलरी पे टैक्स देना है। 12 महीने की सैलरी थी, 1 महीने की सैलरी फॉरगोन कर दी तो भी 12 महीने पे टैक्स देना है। फॉरगोन ऑफ सैलरी टैक्सेबल है, सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, टैक्स फ्री सैलरी। अगर एक बात बताओ, मान के चलो एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख रुपए बनती है, मैं टैक्स फ्री सैलरी का ही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मान के चलो सैलरी 5 लाख रुपए बनती है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी 5 लाख रुपए सैलरी देंगे, प्लस जो 5 लाख पे टैक्स बनता है ना वो भी कंपनी भरेगी, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री सैलरी है। पर लेकिन जब हम उसकी इनकम निकालेंगे तो जैसे जो उसने बेसिक सैलरी उसे दी है, जो भी सैलरी वगैरह दी है, वो तो टैक्सेबल होगी, प्लस जो उसके बिहाफ पे टैक्स भर दिया वो भी टैक्सेबल होगा। अब देखिए, मान के चलिए एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख रुपए थी, मान के चलिए एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख रुपए थी, 5 लाख के ऊपर मान के चलो आप 12,500 रुपीज़ का टैक्स बनता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 12,500 रुपीज़ का टैक्स मान के चलो एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया। एक बार मान के चलो, वैसे 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, पर एक बार अज्यूम कर लो कि 12,500 रुपये टैक्स लग गया। ठीक है, अब ये 12,500 एम्प्लॉय को देने थे, 5 लाख की सैलरी पे एम्प्लॉय को देना था इतना टैक्स, पर एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं भाई, तू मत दे टैक्स, हम दे देते हैं, तू मत दे टैक्स, हम दे देते हैं। तो एम्प्लॉय की सैलरी पता है कितनी मानी जाएगी? 5,12,500, क्योंकि 12,500 का टैक्स एम्प्लॉयर ने भी जमा कर दिया उसके बिहाफ पे। तो अब पता क्या होगा, 5,12,500 पे टैक्स निकाला जाएगा। मान के चलो ये आता है 15,000, मान के चलो 5,12,000 पे टैक्स निकाला जाएगा। अब इतना टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया तो इसे हम माइनस कर देंगे। अब हम कहेंगे जो ये नेट टैक्स है ना, ये नेट टैक्स ये एम्प्लॉय को जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स जमा कर दिया तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा, बस याद रखना। और जो टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के परक्विजिट्स पे जमा कर दिया वो एग्जेम्प्ट होता है। अब ये क्या चीज़ है, क्या भला है, जब हम परक्विजिट्स में जाएंगे ना तब सीख लेंगे। अभी अगर मैं आपको ये बताने लग गया ना कि परक्विजिट्स के ऊपर भी अगर एम्प्लॉयर टैक्स देता है तो एग्जेम्प्ट होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शायद किसी को तो अभी ये बात में भी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, पर ये बात जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगी ना तो आप समझ जाओगी। बस इतना देख लेना कि एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय का इनकम टैक्स जमा कर दिया ना तो वो इनकम टैक्स भी एम्प्लॉय की सैलरी में ही जुड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, डिडक्शंस बाय एन एम्प्लॉयर। अब ये सोचिए, मेरी सैलरी 5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ साल के।
अब मेरे पास रहने को मान के चलो जिस सिटी में मैं एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हूँ मकान नहीं है, मैं एम्प्लॉयर के पास गया कि एम्प्लॉयर जी कोई मकान बताओ। एम्प्लॉयर बोला कि बट भाई मेरा मकान खाली पड़ा है, अगर तुझे मेरा मकान चाहिए तो ले ले, और जो महीने की तेरी सैलरी बनती है ना उसमें से मैं किराया काट के और फिर तेरे को पैसे दूंगा सैलरी के। ठीक है, अब मान के चलो पूरे साल की सैलरी 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का किराया एम्प्लॉयर ने काट लिया उसका, और एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए पकड़ा दिए। ठीक है, एम्प्लॉयर ने डिडक्शन कर लिया उसकी सैलरी में से। 5 लाख की सैलरी एम्प्लॉय की बनती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के मकान में किराए पे रह रहा है। ठीक है, और उसके लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की तनख्वाह में से लाख रुपए काट लिया और अल्टीमेटली एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए पकड़ा दिए कि भाई बनती तेरी 5 लाख है, 1 लाख मेरी जो मकान का किराया वो मैं काट रहा हूँ, और ये ले 4 लाख रुपए तेरे जो बचते हैं ले ले। अब टैक्स किस पे देना है, एम्प्लॉय को 5 लाख पे देना है या 4 लाख पे देना है? तो लोग कहते हैं कि आपको टैक्स 5 लाख पे ही देना है। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी डिडक्शन कर ली तो उसे माना नहीं जाएगा। जो आपकी ग्रोस सैलरी थी, जितना पहले अमाउंट था डिडक्शन करने से पहले, उस पर टैक्स देना है। ठीक है, सही भी बात है, जो आप डिडक्शन कर रहे हो वो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी है। अगर आप एम्प्लॉयर के यहाँ नहीं रह रहे होते, कहीं और रह रहे होते, वहाँ भी तो किराया देते और इनकम 5 लाख ही मिल रही होती है आपकी तब भी, तो ये एप्लीकेशन ऑफ सैलरी है। अगर एम्प्लॉयर कुछ भी डिडक्शन करता है तो वो डिडक्शन काउंट नहीं होगी और जो ग्रोस अमाउंट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एमपी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एमएलए और एमएलसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और एमएलसीज, इनको अगर कुछ भी सैलरी में कुछ भी मिलता है, गवर्नमेंट से कुछ भी मिलता है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। एमपी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एमएलए, एमएलसी, अगर इनको कुछ भी मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होकर वो अदर सोर्स में जाएगा। ऐसा क्यों? देखो हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए अगर सैलरी हेड में आना है तो। अब एक बात बताओ, ये एमपी, एमएलए, एमएलसी ये एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के, ये खुद गवर्नमेंट है, यही तो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ये थोड़ी ना एम्प्लॉय है। तो एमपी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एमएलए, एमएलसी को कुछ भी मिलता है तो वो सैलरी हेड में ना आके अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब सैलरी ऑफ पार्टनर। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। हम एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में टू सेक्शन 15 में हमने देखा था कि अगर आपको पार्टनर को कोई भी सैलरी या कुछ भी अपनी पार्टनरशिप फर्म से मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी सैलरी के नाम पे कुछ मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, वो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, अब देखिए फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय था, मान के चलो एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली को जो भी पेंशन मिल रही है, ठीक है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होगी, वो अदर सोर्स में जाएगी। सही भी बात है सही भी बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए सैलरी हेड में आने में। तो एम्प्लॉय की जो फैमिली है उस फैमिली का और एम्प्लॉयर का तो कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, पर लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कुछ भी पेंशन के नाम पर देता है तो वो अदर सोर्स में जाएगा, उनके लिए सैलरी हेड की इनकम नहीं है वो। ठीक है, अब देखिए सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे, इसे हम बोलते हैं ग्रेड पे की सैलरी। जनरली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होता है। कैसे होता है कि ऐसे होता है कि पहले आपकी सैलरी पहले साल 20,000 रहेगी, फिर 1,000 रुपये पर मंथ से बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक सैलरी 25,000 ना पहुंच जाए, और एक बार 25 पहुंच गई तो उसके बाद फिर वो 2,000 रुपीज़ पर एनम से बढ़ती रहेगी, और फिर वो बढ़ते जब तक वो 30 तक ना पहुंच जाए, हर साल तो 2,000 रुपये बढ़ते जाएंगे। जैसे 30 पे पहुंच गई उसके बाद फिर 3,000 रुपये हर साल के बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है, ये होती है ग्रेड पे सैलरी। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्यू डेट ऑफ सैलरी। सैलरी की हमारे पास 2 ड्यू डेट होती हैं। एक तो होता है सैलरी टैक्सेबल ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या चीज़ है ये, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मेरे को इसके ऊपर अभी क्वेश्चन एक ढूंढना पड़ेगा, मैं करवा सकता हूँ आपको अभी एक क्वेश्चन मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अभी क्वेश्चन आपके लिए ढूंढता हूँ, इसके लिए फिर देखते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल कराने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ड्यू डेट ऑफ सैलरीज क्या होती है।
देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 2021 है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। और ये पिछले साल का मैं मान के चलता हूँ, ये पिछले साल का मार्च है, ठीक है। ये हमारे पास एक साल हो गया और ये पिछले साल का मार्च है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट भी है, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट डे। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सैलरी जो है वो ड्यू होगी हर महीने के आखिरी तारीख को। इसका मतलब जो अप्रैल महीने की सैलरी है ना, वो 30 अप्रैल को ड्यू हो जाती है। मतलब 30 अप्रैल को मैं हक है मेरा, मैं मांग सकता हूँ कि मेरी सैलरी दो। इसी तरीके से मई की 31 ऑफ मई को ड्यू होती है, 30 जून को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, ओके, उसके बाद 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी एंड 31 ऑफ मार्च। इन तारीख को हमारी सैलरी ड्यू होती है। मतलब सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है महीने के आखिरी तारीख को, तो उसे हम बोलेंगे कि सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ओके। उसके बाद हमारे पास सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। अप्रैल की सैलरी 1 मई को ड्यू होगी, मई महीने की सैलरी 1 जून को टैक्सेबल। मतलब पूरा महीना काम करो, अगले महीने की जो पहली तारीख आएगी ना उस दिन सैलरी मांगना, उससे पहले सैलरी मांगने मत आना। हमारे पास जो पहला कंसेप्ट था लास्ट डे, इसमें क्या था कि आप महीने के आखिरी तारीख को आ सकते थे कि सैलरी दे दो। लेकिन फर्स्ट डे वाले में क्या है कि महीने के आखिरी दिन मत आना, पूरा महीना निकल जाने दो, अगला महीना स्टार्ट होगा ना उसके पहली तारीख को हमारे पास सैलरी मांगने आना, ठीक है। ये होता है सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे एंड सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ जो कंसेप्ट थे वो बेसिक कंसेप्ट वो यही थे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल ईजी है, आप लगभग सभी क्वेश्चंस में ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट ही करेंगे। ये सेकंड वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनके केस में होता है। और ये सेकंड वाला कंसेप्ट आपको किसी किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना चाहेगा ना तो उस केस में आपको ये कंसेप्ट दिखेगा और इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अब बस सिर्फ 2-3 क्लास की बात है, हम उसके बाद पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सब ये कुछ कवर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट डे की, तो लास्ट डे मतलब हर महीने के आखिरी तारीख को आप सैलरी मांग सकते हो। और सैलरी फर्स्ट डे पे टैक्सेबल, इसका मतलब अप्रैल महीने की सैलरी जो है वो मई की फर्स्ट तारीख को मांगना, मई महीने की सैलरी जून के फर्स्ट तारीख को मांगना, जो जून महीने की सैलरी जो आपने पूरे साल कमाया है, पूरे साल ने पूरे महीने, जून के पूरे महीने जो कमाया है, जुलाई की पहली तारीख को सैलरी मांग लेना। जुलाई में जो आपने कमाया है वो अगस्त की पहली तारीख को, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में का नवंबर की पहली तारीख को, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च को। और ये मार्च की जो सैलरी है ना ये ड्यू होगी अगले साल के अप्रैल की पहली तारीख को। और जो पिछले साल का जो मार्च चल रहा होगा, उसकी सैलरी ड्यू होगी इस साल के अप्रैल की पहली तारीख को। समझ रहे हो? इसका मतलब पता क्या है कि एक एक महीने की सैलरी अगले अगले साल में ट्रांसफ़र होती रहेगी। इस महीने की सैलरी जो पिछले साल था, ये पिछले साल था, इसकी सैलरी इस साल में आ गई। इस साल के जो मार्च महीने की सैलरी है वो अगले साल में चली गई, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी मार्च महीने की अप्रैल की फर्स्ट तारीख को ड्यू होगी। और सैलरी जब ड्यू होगी ना, रिसीव उसके बाद ही होती है, लगभग जब आपका हक बनता है सैलरी लेने का तो उसके बाद ही होती है वो।
तो इसका मतलब आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ड्यू तो यहाँ होगी क्योंकि देखो मार्च महीने की सैलरी है, वो अगले साल की अप्रैल की पहली तारीख को ड्यू होनी है, ड्यू यहाँ होगी। और रिसीव हमेशा ड्यू होने के बाद ही होती है, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो मतलब ड्यू और रिसीव दोनों अगले साल जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मार्च महीने की सैलरी है ये अगले साल टैक्सेबल होगी, और जो पिछले साल का मार्च है वो इस साल के अप्रैल में आ रहा है, तो इस साल के अप्रैल में टैक्सेबल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सिर्फ बेसिक मैंने कवर किया है अभी सैलरी का, सेक्शन नंबर 15 के ऊपर एक क्वेश्चन किया है, और जो बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक पॉइंट्स जो क्वेश्चन इसमें बुक्स में कवर किए हुए थे वो पॉइंट्स कवर किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस और परक्विजिट्स को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सिर्फ इन पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पर लेकिन वो हम हमारे बुक में से करेंगे। जब हम हमारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले से ही एक अच्छा सा सर्च करके रखूँ या फिर बना के रखूँ, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा अलाउंसेस का पार्ट और परक्विजिट्स का पार्ट, और उसके नोट्स बनवाऊंगा, उसके नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।